आदरणीय देशवासी जी से अनुरोध करेंगे कि वो हृदय के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे, मार्गदर्शन हम लोगों का करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, हमारा ये भोजन के पश्चात दोपहर बाद का सेशन चल रहा है। एक सुंदर विषय, देखिए विषय कितने डिफरेंट आ रहे हैं, कभी संगठन पक्ष पे, कभी ज्ञान पक्ष पे, कभी साधना पक्ष पे, कभी आसन पक्ष पे, कभी प्राणायाम पक्ष पे। अभी एक फिर शरीर के ऊपर आएगा, उसको मिक्स कर देंगे। पहले वो जो नोटिस में लगा हुआ था वो कंप्लीट शरीर के वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के हम चले थे, लेकिन फिर मैंने हल्का सा मन बदल लिया कि इसको मिक्स कर देते हैं कि हृदय की संरचना और हृदय के कार्य, यही लगा होगा नोटिस बोर्ड पे, तो उसको अंदर थोड़ा सा हृदय रोग को भी जोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है फिर टेक्निकल के साथ साथ। हृदय वास्तव में हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण प्रणाली का मुख्य केंद्र है। एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम एक जीवनदायिनी अंग कह सकते हैं। यह एक पेशीय संकुचनशील खोखलीय मांसपेशी से निर्मित है। शब्द ऐसे हैं जिसमें खोखलापन अंदर ना होता तो रक्त भरते हैं उसमें। संकुचनशील इसलिए है कि ये ऐसे करते हैं। एक पेशी का मतलब ये पूरी एक पेशी कहलाती है, जिसको आप मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। एक पेशी इसलिए कहते हैं। बस इसका लगभग आकार मुट्ठी के आकार का है, 5 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, 200 ग्राम वजन, लगभग 200 से 250 ग्राम माताओं में होता है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, इनमें 250 से 350 ग्राम होता है। इनका दिल भारी रहता है, इधर दिल हल्का रहता है, और भारी होने के कारण हार्ट अटैक के चांस इधर ज़्यादा होते हैं, इधर कम होते हैं। ये मुझे नहीं पता भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो बात कह रहा हूं वो सच्चाई है। दोनों बातें सच्चाई हैं। आप समाज में देख सकते हो हार्ट अटैक किसको ज्यादा आते हैं, और आप जो वजन की बात कह रहे हो वो वैज्ञानिक पक्ष है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, प्रमाण पर आधारित है वो बात। जहां तक इसकी स्थिति की बात है, ये मेरी सेंटर में एक स्टर्नम हड्डी है। क्या है? ठीक इसके पीछे 2/3 बाईं ओर, 1/3 दाईं ओर, कुछ तिरछेपन के साथ ये डायफ्राम मांसपेशी के ऊपर स्थित है। ऊपर से चौड़ा, नीचे से नोकीला। ऊपर से चौड़ा, नीचे से नोकीला। इसके ऊपर 3 दीवारें हैं। कितनी हैं? 3। सबसे ऊपर वाली दीवार को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, बीच वाली को हम मायोकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम दीवार जो है हमारी परत, वो हृदय को शरीर के बाकी भागों से अलग कर देती है। मायोकार्डियम दीवार जो है वो पंपिंग का काम करती है, जो आपका हृदय रक्त को धकेलने का काम जो करता है। मोटी मोटी बात समझनी है, हमने MBBS MD की भाषा कहीं बोलनी नहीं। अपनी मोटी भाषा में अगर इतनी बातें एक योग के अधिकारी को समझ में आ जाए तो वो दूसरों की बातों को समझकर अपनी बातों को थोड़ा अच्छे ढंग से रख पाता है। ये मायोकार्डियम जो ये मांसपेशी होती है, ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक होती है, ये आपकी और मेरी इच्छा से ऐसे नहीं करती है।
अगर मान लो आपकी मेरी इच्छा से, देखो ये यहाँ के मसल्स हैं, मैं ऐसे करूँगा तो ये सख्त होंगे, अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ये सख्त नहीं होंगे, ऐसे कर दूंगा तो ढीले हो जाएंगे। मतलब मेरी इच्छा से हुआ ना। लगभग सारी मांसपेशियां ऐसी होती हैं ऐच्छिक, पर ये मांसपेशी मेरे भगवान ने कैसी बनाई? अनैच्छिक। अगर वो ऐच्छिक हो जाती, रात को सो जाते आप, तो आप समझ गए। तो भगवान जी बड़े बुद्धि लगाई उन्होंने। और उसके जो नीचे है, सबसे नीचे वाली दीवार, उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। वो एंडोकार्डियम थोड़ी पतली, चिकनी और बड़ी, मतलब, और वह अंदर के अंगों को ढक करके रखती है अलग अलग। जैसे हृदय के कपाट हैं या पट हैं, तो उनको वाल्व हैं, उनको अलग कर देती है। तो ये इसकी 3 पेशियां काम। उसके बाद 4 इसमें कक्ष हैं, खंड हैं, क्या कहोगे, कोठरी हैं, चैम्बर हैं। तो कितने ज्ञानी बैठे मेरे सामने सारे, जिसको हम आलिंद और निलय कहते हैं सही शब्दों में। बीच में से एक दीवार ऐसे आई और एक दीवार ऐसे गई। ऊपर से नीचे की तरफ जो दीवार आई उसको हम एट्रियल पट बोलते हैं। जो हमारे 2 मेरे चैम्बर इधर रह जाते हैं और 2 इधर। जो मेरे दाईं तरफ के ऊपर और नीचे के चैम्बर्स हैं वो अशुद्ध रक्त को डील करते हैं, और जो बाएं के हैं वो शुद्ध रक्त को डील करते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जो बीच में से दीवार ऐसे गई, 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए। ऊपर वाले दोनों चैम्बर रक्त को रिसीव करते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर रक्त को बाहर धकेलते हैं। जो रिसीव करते हैं उनको सबसे कम काम करना पड़ता है, जो बाहर की तरफ धकेलते हैं उनको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो मेरे भगवान जी ने मायोकार्डियम मांसपेशी जो परत है वो, उसको क्या किया कि जहां जिसको काम कम करना पड़ेगा उनके हिस्से की वो पेशी वहां से पतली और कमजोर बना दी। काम तो करना नहीं है। और जो नीचे ताकत ज्यादा चाहिए थी उसको थोड़ी मोटी और मजबूत बना दी। सबसे ज्यादा मजबूत और मोटेपन की पेशी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की मिलेगी। किसकी मिलेगी? जिनको साइंस का नॉलेज है, और डॉक्टर राजन पटेल बैठे होंगे, वो मेरी बात पर बीच बीच में एक आध बार मोहर लगा देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ये साइंटिफिक बात है, बिल्कुल ये नहीं है कि बहकाने वाली बात है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो मायोकार्डियम पेशी है वो सबसे ज्यादा मजबूत कहलाएगी। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको इन कक्षों के बारे में बतलाया, जिनको हम ऊपर के दोनों को हम आलिंद कहेंगे, एट्रियम कहेंगे, और नीचे वाले दोनों को हम वेंट्रिकल कहेंगे, निलय कहेंगे। ये टेक्निकल भाषा है, वरना ऊपर की कोठरी नीचे की कोठरी चलेगा। हम तो अपनी भाषा में काम चला लेते हैं, उससे जल्दी बातें समझ में आती हैं, है ना। 4 वाल्व हैं जिनको हम शुद्ध हिंदी में कपाट बोल देते हैं, डॉक्टर्स लोग वाल्व दरवाजे तो होते हैं। जैसे ये दरवाजे हैं वैसे वहां भी दरवाजे लगे हुए हैं, रहते बंद है, जरूरत पड़ने पर खुलते बंद रहते हैं। जैसे ये खुलते बंद रहते हैं, उनमें गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जो राइट साइड का वाल्व है, इसमें राइट साइड में आलिंद और निलय के बीच में, उसको त्रिकपाटीय वाल्व कहते हैं हम। और जो लेफ्ट वाले में है वहीं पर ही उसको माइट्रल वाल्व, बाइस्किप्ट वाल्व बोलते हैं। और नीचे वाले में जो वाल्व नीचे से जो बाहर की तरफ फ्लो करते हैं, जो मेरा नीचे की कोठरी दाईं तरफ की है जो गंदे रक्त को बाहर फेंकती है, उसको पल्मनरी वाल्व बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय वाल्व कपाट कहा जाता है। और बाईं ओर जो मेरा नीचे का जो नीले वाला भाग है, जो शुद्ध रक्त को उसमें शरीर में ऑयटा में फेंकता है, महाधमनी में, तो उसको ऑयटा वाल्व कह देते हैं। महाधमनी कपाट बन गया उसी से,
उसी से बन गया वो। तो और इसके जो त्रिकपाटिया वाल्व उसके 3 पल्ले होते हैं, इसलिए उसको त्रिकपाटिया बोल दिया मोटी भाषा में। जो द्विकपाटिया है उसको द्विकपाटिया इसलिए बोला क्योंकि उसके 2 पल्ले हैं। फुफ्फुसिया वाल्व उसको इसलिए बोला, फुफ्फुसिया बोलते हैं फेफड़ों को। किसको बोलते हैं? वहां से आर्टरीज के माध्यम से रक्त को यहां भेजा जाता है फेफड़ों में, तो फेफड़ों की वजह से उसका नाम फुफ्फुसिया वाल्व बोल दिया। और जो शुद्ध रक्त उसमें शरीर में धकेलते हैं ऑयटा में, तो ऑयटा महाधमनी को कहा है, इसलिए उस वाल्व का नाम ऑयटा वाल्व। तो याद करने की जरूरत ही नहीं, परिस्थिति के मुताबिक नामकरण हुआ है इनका। तो ये 4 इनके वाल्व होते हैं। कैसे काम करता है ये सारा सिस्टम हमारा, इसको थोड़ा सा हम समझें। पूरे शरीर से गंदा रक्त वापस आता है जब ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा से होता हुआ मेरे दाईं ओर के ऊपरी आलंद में राइट साइड से इन 2 शिराओं के माध्यम से रक्त अंदर जाता है। और जब मेरा ये राइट एट्रियम दायां आलंद भर जाता है तो मेरा त्रिकपाटिया वाल्व खुल जाता है और बहुत सहजता के साथ ये ब्लड नीचे चला जाता है। जैसे नीचे जाएगा, त्रिकपाटिया वाल्व के पास विशेष मांसपेशियां होती हैं जिनको पिपलरी मसल्स बोलते हैं डॉक्टर्स लोग, वो तुरंत रस्सियों को वापस खींच लेती हैं। और जब रस्सियां वापस खींच लेती हैं तो वाल्व और दरवाजा एकदम से, ताकि खून वापस ना जाए। रचना देखो, आपने कितने भी बड़े आर्किटेक्ट लगा लिए हो इस आश्रम को बनाने में, पर मेरे भगवान से बड़ा आर्किटेक्ट कोई नहीं हो सकता, ये बात समझ लेना। और उसने बाहर से किसी मटेरियल का ऑर्डर नहीं दिया, सब अंदर से मसाला तैयार किया, उसी से सारा कुछ बना दिया। अब उसके बाद ये जब नीचे जाता है ये, तो हमारा वाल्व खुल जाता है, पल्मनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? वहां से गंदा रक्त होता हुआ 2 उसे आपकी आर्टरी से ये एक ऐसी, जितनी भी गंदा रक्त जिन रक्त वहिकाओं से बहता है उनको शिराएं कहते हैं हम, अंग्रेजी में वेन्स कहा जाता है। लेकिन वो रक्त वहिका जो मेरे दाएं निलय से, राइट वेंट्रिकल से फेफड़ों तक लेकर के आई गंदा रक्त, उस रक्त वहिका को हम शिरा नहीं कहते, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। यही एक पल्मनरी आर्टरी है जो गंदे रक्त को का फ्लो होता है जिसमें, बाकी सब में। ये बात समझ में आ गई? ऐसे भी नॉलेज होना चाहिए। और ये फेफड़ों में आकर के, फेफड़ों में ये रक्त ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, इसका रंग वैसे हो जाता है जैसे माताओं के दुपट्टे का रंग है। कितना बढ़िया बताया ना, जीवनदायिनी। तो आपका दुपट्टा क्या हुआ? जीवन देने वाला, ठीक है ना। अब ये शुद्ध रक्त 4 शिराओं से, अब लैंग्वेज देखना, 4 शिराओं से होते हुए, और ये हमारे लेफ्ट साइड के आलिंद में पहुंचता है। यहां फिर पंगा पड़ गया, शिराएं गंदा रक्त लेकर के चलती हैं, पर ये जो 4 शिराएं फेफड़ों से और मेरे लेफ्ट एट्रियम तक आई, आलिंद तक आई, ये शुद्ध रक्त लेके चलती हैं। और ये मेरे लेफ्ट वाले ऊपरी कोठरी में, जिसको हमने बाया आलिंद कहा, वहां पहुंच जाता है। और वहां से फिर ये ब्लड द्विकपाटिया वाल्व को खोलता हुआ कहां जाता है? बाएं निलय में। और बाएं निलय जब सिकुड़ता है, पंप करता है, तो वो ऑयटा वाल्व से होता हुआ महाधमनी में जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपका हार्ट इतना बेईमान नहीं है, पूर्णतः ईमानदार है। ये हम बेईमान हो सकते हैं, हृदय कभी बेईमान नहीं होता। हम कहते हैं ना इसका दिल बड़ा बेईमान है, दिल बिल्कुल बेईमान नहीं है, ये मन बेईमान है। आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूं।
हृदय आपके ये खून हर वक्त भरा रहता है, इसमें से एक कतरा खून भी हृदय अपने लिए प्रयोग में नहीं लाता। इससे बाहर निकलने के बाद, ऑयटा वाल्व के बाद जितना रक्त उसके हिस्से में आता है, हार्ट के हिस्से में, उसका पोषण करने के लिए तो वो कोरोनरी आर्टरीज को मिलता है, और वो कोरोनरी आर्टरीज आपके शरीर, आपके हृदय वाली मांसपेशियों को रक्त की पूर्ति करके उनका पोषण करती है। उसमें कोई अवरोध आ जाए तो फिर गड़बड़ होगी। ये एक, मैं इसको हृदय चालीसा कहा करता हूं। हृदय अगर आप देखें 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये हमने पुस्तकों में पढ़ा है। बोलो, लगभग 5 से 6 लीटर खून वो एक धड़कन में 80 मिलीलीटर खून वो धकेल देता है। अब उसको मल्टीप्लाई करो 60 सेकंड से, 1 मिनट में 60 सेकंड, 72 बार धड़का ना, 72 को जरा कोई 80 से मल्टीप्लाई करके बतलाओ, 5.6 लीटर हो गया। 5 से 6 लीटर मान लो, बस इससे ज्यादा क्या करना है हमें। 5 से 6 लीटर, 6 लीटर लगा लो आप 1 मिनट में। अब 6 को 60 मिनट से 60 से मल्टीप्लाई करो, 360 लीटर, 350, 360 लीटर, मतलब ये कर देता है हमारा 1 घंटे में। और आपके शरीर में केवल खून होते ही 6 लीटर है, और वो 1 घंटे में 350 लीटर खून फ्लो कर देता है। अगर हम उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 घंटे में लगभग 8,500 लीटर खून ये पंप कर देता है। कितना? 8,500। और अगर इसको हम 365 दिन से कर दें तो 1 साल के अंदर ये 30 लाख लीटर पंप कर देता है 1 साल में। अगर हम 30 लाख लीटर को वेट में अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट करें तो ये 3000 टन बनता है। अगर 1 साल में 3000 टन हुए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और मेरी 100 साल की उम्र हुई तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 3000 को करो। मेरा मैथ कमजोर है, कर दो। 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 3 लाख। अरे बाप रे, 3 लाख टन 100 साल में मेरा हृदय रक्त पंप करता है। अगर एक कैंटर में, क्या बोलते हैं उसको, टैंकर में मान लिया 100 क्विंटल आप भरते हो, 10 टन लगा लो तो 30,000 टैंकर बनेंगे ये। और 30,000 टैंकर कल्पना करो, अगर यहां से खड़ा करने लगे तो करनाल से भी आगे पानीपत और दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। 90,000 किलोमीटर का क्षेत्र बनता है, लंबाई बनती है इन रक्त वाहिकाओं के शरीर के अंदर, जिसमें कि 24 घंटे बिना विश्राम किए, बिना रुके, बिना कोई शिकायत किए, जिंदगी भर आपकी पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक काम करता रहता है। अगर आप में से किसी के हृदय ने संडे सेलिब्रेट करने के लिए आपसे कभी 10 मिनट की छुट्टी मांगी हो तो खड़े होकर बता दो, और मांग ली तो राम नाम। तो बोलो ईमानदारी से, अगर आराधना करें, किसी देवता को भगवान के रूप में पूजें, तो हृदय से बड़ा कोई देवता और हृदय से बड़ा कोई पूजनीय हो सकता है? तो आओ जयकारा बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े होकर के, देखते हैं कितने मन से करोगे। ऐसे नहीं, उसी टाइम बोलेंगे ना, हृदय महाराज की, जोर से, हृदय महाराज की, हृदय महाराज की। ये है अध्यात्म। अगर आप हर अंग की उपासना करना सीख जाओ योग में,
हर अंग की उपासना सीख जाओ योग में, तो आपको ईश्वर को ढूंढने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय ही आपका ईश्वर बन के आपके सामने साक्षात दर्शन दे देगा। जब आप गोमुख आसन करते हो तो आप लगाओ ना, अपनी एकाग्रता का केंद्र बिंदु बनाओ हृदय को। अब पूरे को नहीं बनाना चाहते, केवल उस मायोकार्डियम मसल्स को ही बना लो, केवल चारों उन कपाटों को ही बना लो, चाहे आपकी ऐसे नोड सिस्टम को बना लो, चाहे एनए नोड सिस्टम को बना लो, और एकाग्रता करके जब आप इस गोमुख आसन को करोगे तो कोई ये कहे कि मेरे मन में आसन करते समय मन नहीं लगता, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो साधना करता ही नहीं, उसको साधना का ज्ञान नहीं है। अभी अंतरंग साधना, ये स्थूल साधना नहीं है, ये भी अंतरंग बन जाएगी। जो शब्द है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर बहुत स्थूलता का नाम है। हम शब्दों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, और सुख शब्द जो यूज किया गया वो इस स्वभाव से है कि जब आपको वो अंतरंग साधना की अनुभूति होने लगे तो आपके जीवन में सुख और उस क्रिया में अपने आप आने लगेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका दूसरा पक्ष शॉर्ट में वो भी कर लेते हैं। ये एक पक्ष लिया मैंने, इसको ज़्यादा डीप में ना लेकर के ऊपर ऊपर से चाट मसाले के रूप में रख दिया आपके सामने। हाँ, ये ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा टेक्निकल और गहराई में जाओ ना तो कई बार बातें ऊपर से निकलती हैं। जब सोशल स्टडी का पीरियड आया करता था सुबह, उस जमाने पराठे बड़े चला करते थे हमारे ज़माने में। अब वो पराठे खा के चले जाओ, पंखे वंखे हुआ नहीं करते थे। उसके बाद भी टीचर जैसी SST हिस्ट्री पढ़ाता रहता था तो जो ना सर दूसरे के कंधे पे जाके लगा करता था, पीरियड खत्म हो जाता था। नहीं होता ऐसे, होता है ऐसी, क्या फायदा उसका। आइए, हृदय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो जीवन के लिए ज़्यादा घातक कई बार लगते हैं। लेकिन हम जब हृदय रोग की बात करते हैं समाज में तो केवल हार्ट अटैक दिमाग में आता, शायद उसके अतिरिक्त हम सोचते ही नहीं। थोड़ी सी और बातों पर भी विचार करेंगे, छोटा बिल्कुल छोटा छोटा बतलाएंगे। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म। देखो योग में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। आपने सुना जरूर होगा लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता। ब्रेन एन्यूरिज्म, ANEURISM, एन्यूरिज्म। ये क्या है आपको बतला दूं, आप इसका मीनिंग समझ लो। हमारी मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं जब कमजोर हो जाती हैं तो ब्रेन की सप्लाई के प्रेशर को सहन जब नहीं कर पाती तो कमजोर होने के कारण फूल जाती हैं। और कैसे फूल जाती हैं? जैसे गुब्बारा फूलता है। अगर मैं अपनी भाषा में उसका मीनिंग बताऊं, बतला दूं, चलता फिरता बम। बोलो क्या है? और ये मेरी डेफिनेशन गलत नहीं है। चलता फिरता कभी भी फट सकता है। नस कमजोर है, फूल गई, और जिस दिन फट गया सारा रक्त गया, फिर नहीं, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे। आजकल उसका इलाज तो आ गया, पर मैं साइंस की बात ज़्यादा क्यों करूं। डॉक्टर राजन पटेल को पता होगा, वो एक कोई तार सा डालते हैं और तार जैसे पंक्चर नहीं लगाते ट्यूब में, मोटी भाषा में मैं ये कहूंगा उस तार से को भर देते हैं। क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। कोई है ना ऐसा इलाज डॉक्टर साहब? है कुछ ऐसा? होता है ना? हाँ होता है। थोड़ा थोड़ा तो रखता हूँ नॉलेज अपने साधकों को बताने के लिए। वो मैंने पक्की करनी थी अपनी बात, उनकी सपोर्ट मिलती है मुझे। एक बात याद रखना, योग से जुड़े हो, हर दिन की शुरुआत
फक्र के साथ करनी है हमें। 50 वर्ष की आयु के बाद ही इसके मैक्सिमम चांस होते हैं बीमारी के, और जो व्यक्ति उस समय से पहले संस्थान के साथ जुड़ गया, मैक्सिमम चांस है इस बीमारी के शून्य होने के। मैं तो अपने योग के गीत गाऊंगा ना, घुमा के बात वहीं लाऊंगा। एक होता है हमारे यहाँ धमनी कठिनीकरण। धमनी कठिनी, कठिनी मीन्स सख्त हो जाना, संकरा हो जाना, दोनों शब्द ले लो इसमें। कठिनीकरण समझते हैं ना, कठिन हो जाना, कठोर हो जाना, सख्त हो जाना, तंग हो जाना, मोटी हो जाना, संकरा हो जाना, बहुत हो गए इतने शब्द, ये सब उसी में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, जब चर्बी हमारी रक्त नलिकाओं की दीवारों पे जमा होती रहती है तो वहां से फिर रक्त का फ्लो गड़बड़ हो जाता है। कई बार आपने एक बीमारी सुनी होगी, ये वही बीमारी है, डॉक्टर अपनी भाषा में इसको एट्रियोसिलोरोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी शरीर के हिस्से में ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, एक स्थिति वो आ जाती है, और फिर डॉक्टर लोग आपकी नस दूसरी जगह से निकाल करके और उसको बाईपास कर देते हैं। और ज़्यादातर ये टांगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन लोगों को खड़े होने का काम ज़्यादा होता है, जो गंदा भोजन करते हैं, जो मदिरा सेवन करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसें ब्लॉक, वैसे नसें शब्द बोलना नहीं चाहिए, मतलब वो उनकी जो वो खून जमने से वहाँ पर, तो वो उनकी रक्त की सप्लाई टांगों में, कई बार सुना होगा आपने, टांगे वो ऐसी होगी वैसी होगी, गए डॉक्टर पे, बोले जी तो हाँ वो नहीं, वो आप अलग जगह चले गए, वो अलग जगह। आप अपनी बात से कुछ मत बोलो ना, आप सुन लो, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आगे है ब्रेन स्ट्रोक। देखो सारे खतरनाक हैं ये, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए और आप उस पर पॉजिटिव चीज लेकर के निकलना है। ब्रेन स्ट्रोक, जब कोई थक्का रक्त का, चर्बी का कोई थक्का रक्त में बहते 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 और आपके ब्रेन में आकर के किसी भी आर्टरीज में उसका डायमीटर और आपकी रक्त वाहिका के डायमीटर से बड़ा होता है और उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो वहां पर वो रुक जाता है। जैसे वो वहां रुकता है तो आपको जो है ना क्या होता है, आगे रक्त की पूर्ति, आप आजकल ये तो बहुत होता है, क्या बोलते हैं उसको, अधरंग बोलते हैं, अच्छा अधरंग बोलते हैं, तो फिर वो एक हिस्सा गड़बड़ कर जाता है। पर उसमें एक आपको नॉलेज के लिए बात बतला रहा हूं, टाइम लगभग 4 से 5 घंटे तक का गोल्डन पीरियड माना जाता है, बल्कि 4 घंटे तक का ज़्यादा अच्छा गोल्डन पीरियड होता है। अगर कभी किसी भी जानकारी में ये घटना घटती है तो उनको जरूर ये बात बतला दें कि लोकल डॉक्टर से या लोकल दवाई के चक्कर में या कोई भी उस समय अगर आप चक्कर में पड़ गए तो वो गोल्डन पीरियड खत्म हो जाएगा, और गोल्डन पीरियड खत्म हो जाएगा तो रिकवरी जो है ना उसके चांस वैसे ही कम होते चले जाएंगे। अगर उस समय मरीज को, क्योंकि देखो योग अपनी जगह पर है, वहाँ इमरजेंसी है, पैथी सारी बढ़िया है, किसी की बुराई थोड़ी करते हैं हम तो अपने गीत गाते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम अपने गीत गाते हैं, दुनिया गाती है। अगर मेरा किसी ब्रांड का काम होगा, अभी इस ब्रांड का कपड़ा बेचता हूँ मैं, तो मैं क्या कहूँगा, सबसे बेस्ट ब्रांड है ये, वो तो बेकार है, दूसरे वाला तो नहीं होगा ऐसे, तो मैं अपना माल बेचूंगा। लेकिन सावधानी के लिए ये बात साथ में बतलाऊंगा कि वहां कभी को कि नहीं आप सूर्य विधि प्राणायाम कर लो, शरीर में गर्मी आएगी, क्लोट खुल जाएगा और आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान या आडंबर में नहीं पड़ना। उस टाइम उसको कहाँ जाना चाहिए, मैं तो लोकल डॉक्टर और लोकल ट्रीटमेंट को मैं मना कर रहा हूँ, अपने दिमाग के मुताबिक जितना मुझे ज्ञान है उसको 4 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, थीनर उसको मिलना शुरू हो जाए जो उसके उस क्लोट को डिसॉल्व करके और रास्ता खोल देगा, और अगर वो थक्का ने अपनी जगह बना ली 4 घंटे के बाद, तो फिर चांस होते हैं पर कम होते हैं और आपकी रिकवरी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो जानी चाहिए। ये बात समझ में तो आई ना।
एक होता है ब्रेन हैमरेज। इन शब्दों को अलग अलग समझना है बिल्कुल। ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, रक्त वाहिकाएं जब कमजोर होती हैं, आपने स्ट्रेस बना लिया, जैसे आप स्ट्रेस बनाएंगे आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर आएगा, ब्रेन की जब प्रेशर आएगा वहां पर, तो जो भी जिस भी शरीर के अंग से आप ज्यादा काम लेते हो उसको ज्यादा रक्त की जरूरत पड़ती है। तो ब्रेन, हार्ट को क्या पता, हार्ट को तो ये पता चला है कि मालिक के ब्रेन को ज्यादा रक्त चाहिए, और हार्ट एक अपने आप अनैच्छिक रूप में ऑटोमेटिक प्लांट की तरह चलता है। ये तो इसको पता चला कि ब्रेन में जरा कुछ ज्यादा प्रेशर पड़ा है भाई, उसको ज्यादा, चलो ज्यादा माल वहां भेजो, तो वहां ज्यादा माल भेज देगा ये। अब वो ज्यादा माल भेजेगा, आपकी रक्त नलिकाएं वहां कमजोर हैं, वो उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी। आपने कई बार एक बात देखा होगा, नलके के ऊपर पाइप लगा देते हैं पौधों में पानी देने के लिए, और पीछे से मोटर चला देते हैं, और प्रेशर अगर कम होता है तो नलके से पाइप उतरता नहीं, और प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हाँ, ब्रेन हेमरेज। आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वही हालात होती है यहाँ पर, फिर हालात खस्ता हो जाती है उसमें। उसके बाद कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, शॉर्ट में लिख दो CAD, CAD। ये प्रॉब्लम वो है जो आप हार्ट की प्रॉब्लम कहते हैं ना, हार्ट अटैक वाली, एंजाइना पेन आ गया, पसीना आ गया, छाती में दर्द हो गया, दर्द वो क्या बोलते हैं, श्वास फूलता है, इसमें एक कौन सी बाजू है, बाई बाजू में दर्द हो गया, जब चलता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो सांस फूलता है, कहते हैं ना ये। तो वो जब आपके जो रक्त वाहिकाएं, जो कॉर्नरी आर्टरीज आपके हार्ट को रक्त की पूर्ति उसके पोषण के लिए करती हैं, वो कॉर्नरी है, उसमें जब ब्लॉकेज आ जाती है तो हृदय की मांसपेशियों को पूरा पोषण नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी, जो आजकल सिर्फ हृदय रोग के नाम से पर ये सारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तो मैंने प्रॉब्लम आपके साथ इतनी डिस्कस करी। और एक और प्रॉब्लम होती है, आपने सुना होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इसमें क्या है, हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए सप्लाई करने के लिए, देखो मैं सप्लाई करने में, हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता हैं सप्लाई करने में वो मजबूत हैं, जितने मर्जी लाइन में लग जाओ और वो सबको खाना परोस देंगे, लेकिन हलवाई धीरे धीरे रोटी बना रहा है और चपाती वहाँ तक काउंटर तक इतनी पहुँच ही नहीं रही है। पसीने किसको आ जाएंगे, बांटने वाले, उस पर उसका कसूर तो कुछ नहीं ना, पर फंस तो गया, वो फंस गया। तो हार्ट को जब पीछे से हार्ट की सप्लाई पूरी नहीं आती तो जरूरत के मुताबिक वो हार्ट को आगे भेज नहीं पाता, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। हम इन सारी बीमारियों का मोटे तौर पर बात समझें बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, तो देखो भाई, उम्र बढ़ेगी, शरीर में चेंजेज आएंगी, तो आपकी रक्त वाहिकाओं में भी चेंजेज आएंगी। और ये जहाँ तक हम जो ये कह रहे हैं ना चर्बी जमने की बात, ये नेचुरल होता है, टीन एज से शुरू हो जाता है और 20-30 सालों में पूरा हो जाता है। ये बस जो डेली के डेली अपने बर्तन साफ रखता है, घर साफ रखता है, तो चमकता रहता है, उस घर में कूड़ा नहीं मिला करता। शायद जल्दी समझ जाओगे इस भाषा से, है ना। एक घंटा आके इस बर्तनों को साफ कर लिया करो हमारे सेंटर्स में। बड़े प्यारे सर्विस स्टेशन है हमारे ये फ्री वाले सर्विस स्टेशन है। अगर यहाँ आते रहोगे तो कहीं थोड़ी बहुत चर्बी जमा भी हो जाएगी, तो हम उसको अपने आप ही ब्रुश से हिलाते रहेंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम आएगी नहीं, आयु की बात को ठीक कर लेंगे।
मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। जिनकी गंदी आदतें हैं, मान लो कोई हमारे केंद्रों पे जुड़ गया, कोई धूम्रपान करता है, कोई मदिरा सेवन करता है, कोई तामसिक भोजन करता है, गलत टाइम पर भोजन करता है, वो हमारे यहाँ जुड़ेगा, मुझको 5 बजे बुलाना शुरू कर देंगे, 5 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, शाम को उसने 8:30 बजे 9 बजे लुढ़क जाना है, तो खाना 7 बजे खाना पड़ेगा। खाने की आदत सही सुधर जाएगी तो खाना पचना शुरू हो जाएगा, खाना पचना शुरू हो जाएगा तो आम नहीं बनेगी, आम नहीं बनेगी तो आम जमेगी नहीं जमेगी तो रास्ते खुले रहेंगे। है क्या कोई और इलाज क्या होता है? आप किसको इलाज कहते हो? कारण के ऊपर कब्जा कर लो, उपचार आपको मिल जाएगा। फालतू बात सोचनी ही नहीं। ये लाइफस्टाइल देखो कितना, क्या मुझे तो खुद नहीं समझ में आया कि भारतीय योग संस्थान ने क्यों योग को चुना। ये इतनी बड़ी विद्या क्यों? आपको फिर आप शक क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए शक कर रहा हूं कि आज मोदी के कहने से चुनते तो ठीक था, मोदी जी के कहने से, क्योंकि उन्होंने देखो योग को कितना पॉपुलर कर दिया। पर संस्थान ने 56 साल पहले यह मार्ग चुन लिया। उस टाइम तो योग की इतनी जरूरत थी नहीं, पर आंक लिया था कि इसकी जरूरत तब तक पड़ेगी, तब तक आम जनता को तैयार कर लो सिखाने के लिए। आप मेरी बात समझ गए ना? अब सपोर्ट मिल गई हमें सरकार से, बस इतना कह सकते हैं कि अब देखो हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए। इस बहाने से कुछ जो हम बहुत करते थे पहले भी, लेकिन सपोर्ट तो मिली। हम क्यों कहें, ये हर स्टेट के अंदर लोगों को अपना एक्सपोजर आम पब्लिक तक करने का मौका मिल रहा है। हमें कोई भी सपोर्ट करे, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये बहुत सिंपल कह रहा हूं, कोई शब्द यहां से बोला जाए बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं ये कैसे नहीं मानूं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, लेकिन हमारे केंद्र पर कोई मुस्लिम भाई साधना करने के लिए आता है तो मुस्लिम नहीं, वो मानव है और वो हमारा हिस्सा है। यही तो सिखाया हमारे पूर्वजों ने। हम गलत भाव से चलते ही नहीं, हमें तो समाज का कल्याण करना है। जो योग के मार्ग पर आ गया उसको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ये किसको प्रॉब्लम होती है हार्ट को, मैं कल बतलाऊंगा मोटापे के ऊपर। जो मोटा व्यक्ति होता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा। तो फिर क्या इसका उपचार पूछते हो मेरे से? आके सर्पासन कर लो हमारे पास। नहीं, आप आके 1 घंटा पसीने निकाल लो और आपकी जमा चर्बी सारी बाहर निकाल लेंगे हम। वो एक आजकल नया सिस्टम आ गया अस्पतालों में, जिनका मोटापा जो योग में नहीं आ सकते ना, 2 रास्ते हैं मोटापे के। एक तो ये, मुझे ऑपरेशन वगैरह का तो पता नहीं उसका नाम क्या है, क्योंकि मैं कौन सा डॉक्टर हूं। वो क्या करते हैं, वो पेट को फाड़ देते हैं। मैं तो अपनी परिभाषा में जानता हूं, पेट को फाड़ करके और अंदर से सारी चर्बी निकाल के बाहर रख देते हैं। और फिर उसको एक और करते हैं, जो खाने की थैली है उसको भी छोटी बना देता है कि उसमें भोजन ही ना आए। अरे भैया नौबत आने क्यों देते हो? खाओ ना, खाओ भी पचाओ भी। हमारे पास आ जाओ। और फिर उसके बाद आप हार्ट के पेशेंट नहीं बनोगे, शुगर के रोगी को बनता है। आप आ जाओ, हम आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट कर देंगे, आपको शुगर नहीं होगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आके तो देखो। तो यही है उपचार इसका। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, खाना वाना ठीक रखो, 1 घंटा आसन रखो, प्रसन्न चित्त करो रखो। और हृदय का सबसे बड़ा इलाज है कि हृदय से अपनी क्रियाओं के माध्यम से दयालु बन जाओ। दयालु उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मेरा ये अंतिम वाक्य है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो परहित करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो निष्काम सेवा करते हैं, जो दूसरों को साधना सिखाते हैं, जो दूसरों को उंगली पकड़ करके योग के मार्ग पर लेकर। इसलिए हम कहते हैं कि इसके बदले कभी आप
मत सुनो अपनी प्रशंसा, मत वाहवा लूटो, मत कोई मैटीरियलिस्टिक वस्तु को देख करके उसके चाह पैदा कर लो अपने भीतर। आप उस ईश्वर का कार्य करके और उसके अंदर उसके आनंद में, बोला था ना, आत्मा से आत्मा में, आत्मा के आनंद के सागर में डूबना ही स्थित प्रज्ञा है। यही जीवन है, यही मंजिल है, यही मोक्ष। ओम शांति शांति शांति।